बीचों बीच खड़ी थी एक लड़की। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। एक छोटे से आइलैंड पर रात के 11 बजे बीचों बीच खड़ी थी एक लड़की। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। उसके पूरे खुले बाल हवा में कमर तक लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर जगह जगह पर चोट के निशान थे। कुछ खून की बूंदें थी जो शायद सूख चुकी थी। वो लड़की वहाँ खड़ी होकर सिगरेट के कश लिए जा रही थी। उसका चेहरा काफी अट्रैक्टिव था। आंखें सिल्वर कलर की थी। उन आंखों में बेइंतहान नफरत झलक रही थी। उसके आसपास हर जगह बस आग ही आग फैली हुई थी और उस आग में बहुत सारे लोग जल रहे थे। वहीं एक आदमी किसी चीज के सहारे दीवार पर लटका हुआ जल रहा था। वो लड़की उस आदमी को जलते हुए बड़े सुकून से देख रही थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसकी वो सिल्वर कलर की आंखें इस वक्त पूरी लाल हो चुकी थी। उनमें बहुत से राज थे। तभी आसमान से 2-3 चॉपर्स की आवाज आने लगी। उन चॉपर्स की वजह से उस लड़की के बाल हवा में उड़ने लगे। वहीं आग की लपटें भी और बढ़ने लगी। तभी एक चॉपर में से एक लड़की रस्सी से नीचे आई और उस सिल्वर कलर वाली आंखों वाली लड़की के पास आकर खड़ी हो गई। चॉपर से उतरी लड़की ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का टॉप, उसके ऊपर ब्लैक लॉन्ग जैकेट, ब्लैक पैंट और ब्लैक शूज पहन रखी थी। वो इस वक्त थोड़ी नहीं बल्कि बहुत डरी हुई थी। नीचे खड़ी लड़की के लिए उसकी आंखों में चिंता साफ देखी जा सकती थी। तभी उसके पीछे 2 और बहुत ही हैंडसम लड़के आए। ये लड़के बहुत खतरनाक भी थे। उनमें से एक ने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और दूसरे वाले ने व्हाइट कलर की। तभी चॉपर से उतरी लड़की ने अपने चारों तरफ देखा और पहले वाली लड़की के पास आकर बोली, मैम सब खत्म हो गया। पहले वाली लड़की की सिगरेट लगभग खत्म हो गई थी। फिर उसने उसे बिना देखे कहा, नहीं अभी तो बस शुरुआत हुई है। ये सुनकर दूसरी वाली लड़की ने पहले वाली लड़की की आंखों में देखा। वो एक पल के लिए डर गई। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आसपास की आग को देखकर और पहले वाली लड़की की शक्ल देखकर वो चुप ही रही। वहीं वो 2 लड़के चुपचाप पहली वाली लड़की के पीछे ही खड़े हुए थे। उनके चेहरे अब भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थे। वो दोनों इस वक्त बस एक दूसरे की शक्ल ही देख सकते थे। वो भी इस वक्त हालात के मुताबिक ही चुप रहे। दूसरी लड़की ने आग की तरफ देखकर कहा, मैम अब हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए। फिर उसने अपने मन में कहा, नहीं तो मेरा कबाब यहीं बन जाएगा। इन्हें तो कुछ फर्क पड़ने से रहा, क्या इन्हें गर्मी महसूस नहीं होती? तभी उस लड़के ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उसके पीछे ही बाकी तीनों भी चल दिए। लटक रही उसी रस्सी के सहारे वो उस चॉपर में चढ़े। पहली वाली लड़की ने गेट के पास खड़े होकर अपनी जैकेट उतारी जिसमें बहुत सारे बम लगे हुए थे। उसने उस जैकेट को उसी आग के पास फेंक दिया, पर अभी तक आग वहां नहीं पहुंची थी। जैकेट उतारने के बाद उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान दिख रहे थे। उसकी टी शर्ट भी जगह जगह से फटी हुई थी। उसके एक कंधे पर एक गोली खाने जैसा निशान भी था। पेट के पास उसने कपड़ा बांधा हुआ था ताकि खून रुक सके। ये नजारा देखकर दूसरी लड़की जो ठीक उसके पीछे खड़ी हुई थी, उसकी आंखें नम हो गई। बाकी दोनों लड़के भी बहुत चक्के रह गए जिसने उन सबको एक नई जिंदगी दी थी। वो उसकी ऐसी हालत देख नहीं पा रहे थे। तभी उस घायल लड़की ने अपनी उंगली से इशारा किया और वो चॉपर वहाँ से जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने अपनी जीन्स की पॉकेट से एक बटन निकाला और उस आइलैंड को देखने लगी जो आधे से ज्यादा आग की लपटों में था। उसने उस बटन को दबा दिया और वो छोटा सा आइलैंड एक झटके में वही खत्म हो गया। उस आइलैंड के पास सिर्फ पानी ही पानी था। वो उसे तब तक देखती रही जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। वहीं जितने भी लोग उस चॉपर में थे वो ये सारा नजारा देख रहे थे। उसी वक्त उस घायल लड़की की आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया और वो नीचे गिरने लगी। तभी तीनों जोर से चिल्लाए, मैम। दूसरी तरफ कश्मीर में कई ऑफिसर्स एक खाली ग्राउंड में इकट्ठा थे। सबने अपने हाथों में अपनी अपनी गन्स पकड़ी हुई थी। माहौल काफी तनाव भरा था। एक ऑफिसर बाकी सभी ऑफिसर्स को कुछ समझा रहा था और वो सब उसकी बातों को काफी ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें किसी के आने का बेसब्री से इंतजार था, इसलिए सब थोड़े नर्वस भी दिखाई दे रहे थे। एकदम से वहाँ एक सायरन बजने लगा। सब पूरी तरह से अलर्ट होकर खड़े हो गए। शायद उन्हें इस सायरन के बजने का मतलब पता था। उन्हीं के बीच से एक 28 से 29 साल का नौजवान चलते हुए आ रहा था। उस शख्स के साथ ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर भी थे। खास बात तो ये थी कि उस नौजवान के चेहरे पर नकाब था। सिर्फ उसकी तेज तरार आंखें ही नजर आ रही थी। वो नौजवान चलते हुए सबके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी नजरें एक बार सबके ऊपर घुमाई। उस शख्स का ऑरा काफी खतरनाक लग रहा था। उसकी नजरें ही सामने वाले को अपनी घुटनों के बल लाने के लिए काफी थी। उस शख्स को वहाँ देखकर कुछ ऑफिसर्स के माथे पर पसीने आ गए थे। जो ऑफिसर्स बाकी सभी को कुछ समझा रहा था, उसने पहले डरते हुए उस शख्स की तरफ देखा और फिर बाकी सभी ऑफिसर्स को देखकर तेज आवाज में बोला, आप सभी के सामने जनरल चीफ मौजूद हैं। आप सभी हमारे बहादुर और जाबाज ऑफिसर्स हैं जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और इसलिए आप सभी आज जनरल चीफ के सामने मौजूद हैं। सभी ऑफिसर्स के चेहरे पर एक प्राउड सी मुस्कान आ गई। उस शख्स ने फिर सभी ऑफिसर्स को कुछ बातें समझाई। कुछ देर बाद उन सभी को वहाँ से भेज दिया गया। अब वहाँ पर सिर्फ ब्रिगेडियर सर, कर्नल सर और वो शख्स ही था। ब्रिगेडियर सर मुस्कुराकर उस शख्स से बोले, हमें खुशी है कि आप अपने देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि आप यहाँ से जा रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपकी सिखाई गई बातों पर खरे उतरें। उस शख्स ने बस हाँ में सर हिला दिया और ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर से हाथ मिलाकर वहाँ से जाने लगा। ब्रिगेडियर सर और कर्नल सर उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक फर्क नजर आ रहा था और दिलों के अंदर एक नया जज्बा। वहीं सुबह के 8 बजे कहीं दूर मनाली में एक बड़े से घर में बहुत चहल पहल थी। उस घर में बहुत सी तैयारियां हो रही थी। उसी घर के लिविंग रूम में सोफे पर बैठी एक बूढ़ी औरत डांट डांट कर किसी को ऑर्डर दे रही थी। पता नहीं कहाँ मर गए सब, अभी कितना सारा काम बाकी है। बस मेरा पोता आता ही होगा, लेकिन अभी तक उसके मनपसंद लड्डू भी तैयार नहीं हुए। इनसे मिलिए, ये है हमारी हीरो की दादी जिनका नाम है कल्याणी सिंघानिया। ये बेशक बूढ़ी है लेकिन लगती बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत तंदुरुस्त है।
अरे भाई, आखिर हो भी क्यों ना, इनकी जानी दुश्मन इनका ख्याल जितना रखती है, इनसे चुप बिल्कुल भी आ नहीं जाता। इन्हें इस उम्र में किसी बात की चिंता है तो वो है अपने बड़े पोते के बच्चों को खिलाने की, पर वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तभी कल्याणी जी के पास एक अधेड़ उम्र के आदमी आए। वो टेबल से अखबार उठाते हुए बोले, ओफो माँ, सब काम हो जाएगा, आप क्यों खामखा टेंशन ले रही हो? इनसे मिलिए, ये है हमारे हीरो के डैड यश सिंघानिया। इनका खुद का एक बिजनेस है जो देश के साथ साथ दूर विदेशों में भी फैला हुआ है। ये चाहते हैं कि इनका बेटा इनके बिजनेस को संभाले, लेकिन उसे तो सिर्फ अपने देश की सेवा करनी है। ये कभी नहीं चाहते थे कि इनका बड़ा बेटा सोल्जर बने, पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। लेकिन हमारे हीरो तो अपने दादाजी के जैसे बनना चाहते थे। इनके दादाजी एक रिटायर्ड जनरल रह चुके हैं जो फिलहाल अपनी पुश्तैनी हवेली में रहते हैं। कल्याणी जी मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरे पोते की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। यश कुछ नहीं कहते, तभी अंदर से एक आवाज आई, हाँ ब्यूटी क्वीन, डैड सही कह रहे हैं, सब वक्त पर हो जाएगा, अब बेकार में स्ट्रेस मत लो, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा, फिर आपके हैंडसम किंग हमें छोड़ेंगे नहीं और ऊपर से कहेंगे कि हमने उनकी क्वीन का ख्याल नहीं रखा। तभी कल्याणी जी और यश वहाँ देखते हैं जहाँ पर एक क्यूट सी लड़की खड़ी थी। उसने इस टाइम शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था। उसकी आंखों का कलर ब्राउन था और उस पर मोटा चश्मा भी चढ़ा हुआ था। वो करीब 20 साल की थी। ये है सिंघानिया फैमिली की इकलौती लड़की जिसका नाम संजना सिंघानिया है। इसे सब प्यार से संजू बुलाते हैं। वो यश जी के पास आकर बैठ गई। तभी यश मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, उठ गई मेरी गुड़िया। संजू बोली, हाँ डैड, और उनके गले लग गई। तभी कल्याणी जी उसे ताना मारते हुए बोली, हाँ गुड़िया, बड़ी जल्दी उठ गई हो आप, वैसे आपने क्यों तकलीफ की, हम सभी ऊपर आ जाते। ये सुनते ही संजू उनके पास आकर बोलती है, लगता है मेरी ब्यूटी क्वीन आज नाराज है मुझसे, लेकिन क्यों? वो अपने कंधे से उनके कंधे को झटका देते हुए बोली। तो कल्याणी जी बोली, हट पागल, जा देख कर आ मेरी जानी दुश्मन कहाँ है, और अभी तक मेरे पोते के मनपसंद लड्डू बने या नहीं बने। फिर अचानक ही वो यश जी की तरफ देखकर बोली, और वो रोहन कहाँ गायब हो गया सुबह सुबह? पक्का कहीं क्रिकेट खेल रहा होगा। हमारा इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी ये जनाब तो क्रिकेटर ही बने हुए हैं। यश जी चाय पी रहे थे, अचानक उनके मुंह से चाय बाहर आ गई। उन्होंने खांसते हुए कहा, माँ, उसे जो करना है करने दीजिए ना, कितनी मेहनत की है उसने, एक दिन वो इंटरनेशनल क्रिकेटर जरूर बनेगा, जब तक उसे आराम करना है उसे करने दीजिए ना। उन्होंने ये बात बहुत प्राउडली कहा। ये सुनते ही कल्याणी जी ने यश को एक फीकी सी मुस्कुराहट देकर कहा, अच्छा, मेरा लाडला भी तो अपनी देश के लिए जान तक देने को तैयार है, वो भी तो दिन रात बस देश की सेवा ही करता है, उसके लिए तो तुम कभी ऐसा नहीं कहते। ये बोलते हुए उन्होंने मुंह बना लिया जैसे वो यश से बहुत नाराज हो। पर जैसे ही यश ने ये बात सुनी, उनका चेहरा एकदम डार्क हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। संजू ने वहाँ का माहौल बिगड़ते हुए देखा तो उसने सामने देखते हुए कहा, लो ब्यूटी क्वीन, आपकी दुश्मन आ गई। तभी उन सब ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से एक औरत नीली रंग की बनारसी साड़ी पहने, गले में मंगलसूत्र और माथे पर गोल बिंदी लगाए, दोनों हाथों में चूड़ियाँ और हाथ में पूजा की थाल लिए अंदर आ रही थी। ये यश जी की पत्नी मालिनी यश सिंघानिया और कल्याणी जी की जानी दुश्मन है। वैसे तो ये एक दूसरे को अपना दुश्मन समझती हैं, लेकिन इन दोनों में प्यार भी बहुत ज्यादा है, वो भी एकदम माँ बेटी जैसा प्यार, पर हमेशा तकरार भी चलती ही रहती है। मालिनी ने सबसे पहले आकर कल्याणी जी का आशीर्वाद दिया और फिर यश जी और संजू को प्रसाद देने लगी। तभी कल्याणी जी उन्हें ताना मारते हुए बोली, आशीर्वाद तो मुझसे लेने आती है और प्रसाद मुझे छोड़कर बाकी सबको देती है। ये बोलते हुए वो दूसरी तरफ मुंह फुलाकर बैठ गई। तभी मालिनी एकदम से उनके सामने आई और उन्हें घूर कर देखने लगी, जिससे कल्याणी जी एकदम से हड़बड़ा गई और बोली, अरे मालिनी, मुझे ऐसे डरा क्यों रही हो? कहीं मुझे मारकर मेरी प्रॉपर्टी की मालकिन बनने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? क्या वाकई मालिनी अपनी सास की प्रॉपर्टी चाहती थी? कौन थी वो लड़की जिसने आइलैंड में आग लगाई थी और क्यों? क्या था उस लड़की का मकसद? कश्मीर में कौन था वो शख्स जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था? इन अनकहे सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कल्याणी जी की बात सुनकर मालिनी उनकी तरफ घूर कर देखते हुए बोली, जरूर, जैसे आपके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, और रही बात प्रसाद की, तो आपको याद दिला दूं कि इससे आपका शुगर हाई हो जाएगा, तो आप तो ये भूल ही जाइए। ये सुनकर कल्याणी जी ने उन्हें घूर कर देखते हुए कहा, मैं तेरी सास हूँ या तू मेरी सास है? भगवान करे तुझे भी तेरी जैसी बहू मिले, तब तुझे समझ में आएगा। ये सुनकर मालिनी किचन की तरफ जाते हुए बोली, फिर तो मेरे भाग खुल जाएंगे। और वहीं यश जी और संजू कब से सास और बहू का ड्रामा एंजॉय कर रहे थे, जैसे ये उनकी रोज की आदत हो गई हो। कल्याणी जी ने एक बार फिर यश जी को घूर कर देखा, जिससे यश जी समझ गए कि वो क्या कहना चाहती हैं। तो वो बोले, हाँ माँ रुकिए, अभी करता हूँ रोहन को फोन। जैसे ही उन्होंने फोन मिलाया, बाहर एक बाइक रुकने की तेज आवाज आई तो सब समझ गए कि रोहन आ गया। वो दरवाजे की तरफ देखने लगे। एक लड़का व्हाइट कलर की टी शर्ट, लोअर और आंखों पर चश्मा लगाए खड़ा था। उसकी हाइट अच्छी खासी थी, चेहरे पर थोड़ी सी दाढ़ी थी और पीठ पर एक क्रिकेट किट थी। ये हैंडसम कूल बॉय, ये है हमारे हीरो का छोटा भाई और यश जी का छोटा बेटा रोहन सिंघानिया। इन्हें सब प्यार से रो कहकर बुलाते हैं। रो एक स्टेट लेवल क्रिकेटर है। इनका सपना है कि ये एक दिन पूरी दुनिया के सामने अपना क्रिकेट का टैलेंट दिखाए। उम्र 25 के आसपास ये हर लड़की का प्रिंस चार्मिंग है। ये अपने डैड को इतना नहीं मानते जितना कि अपने बड़े भाई को मानते हैं। इनके लिए इनका बड़ा भाई ही सब कुछ है। ये अभी अपनी प्रैक्टिस से वापस आ रहे हैं। जो मुंह टेकते हुए बोली, देखो राक्षस का नाम लिया और वो हाजिर भी हो गया। रोहन संजू के पास जाकर उसके चश्मों को निकालते हुए बोला,
हाँ, जहाँ पर तेरी जैसी शूर्पणखा होगी नहीं हो गया। रोहन संजू के पास जाकर उसके चश्मों को निकालते हुए बोला, हाँ, जहाँ पर तेरी जैसी शूर्पणखा होगी आखिर वो लोग सुखी कैसे रह सकते हैं। बस ये बोला ही था कि संजू ने चप्पल निकालकर उसकी तरफ फेंक कर मारी, लेकिन रोहन को लगने से पहले ही वो साइड हो गया। संजू को इस नाम से नफरत थी, इसलिए रोहन उसे इस नाम से ही चिढ़ाता था। संजू अपनी ब्यूटी क्वीन के पास जाकर झूठ मूठ कर रोकर उनके गले लगते हुए बोली, ब्यूटी क्वीन देख लो कि मुझे क्या कह रहा है। कल्याणी जी संजू को रोते हुए देखकर एकदम घबरा गए और यश जी भी उसके पास आ गए और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, चुप हो जा मेरी गुड़िया, इसे तो मैं अच्छी सजा दूंगा। जैसे ही रोने ये सुना वो अपनी माँ को ढूंढने लगा। रोहन खुद में ही बोला, मरवा दिया इसने मुझे तो, इसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं होगा, पर नाटक तो ऐसे कर रही है। अरे मम्मी कहाँ गई, इससे पहले कि डैड मुझ पर ध्यान दे यहाँ से निकल ले रोहन। जैसे ही रोहन वहाँ से निकलने लगा वैसे ही उसके डैड उससे कड़क आवाज में बोले, खबरदार अगर इससे आगे एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। जब मालिनी जी यश की इतनी तेज आवाज सुनती हैं तो वो अपने सर पर एक हाथ मारते हुए बोली, ये लड़का फिर से फंस गया, जानती हूँ इसके पास ना जाने इस बार कितनी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। जैसे ही घर पर काम करने वाली और उनकी भरोसेमंद आरती ने ये सुना उसकी हंसी निकल गई। जैसे ही मालिनी जी ने उसकी हंसी सुनी वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम थोड़ा बातों से ज्यादा काम पर ध्यान लगा लिया करो। ये कहकर वो बाहर उन लोगों के पास चली गई। जब कल्याणी जी ने मालिनी जी को किचन से आते हुए देखा तो वो अपना चश्मा ठीक करते हुए खुद से बोली, लो आ गई अपने बेटे को बचाने। मालिनी जी रोहन के पास आकर बोली, तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए, जल्दी जाओ और फ्रेश होकर आओ। रोहन यश जी के सामने खड़ा होकर अपनी सजा का वेट कर रहा था। वो मालिनी जी की बात सुनकर एकदम से अपना किट लेकर अपने रूम की तरफ भाग गया। जैसे ही यश जी ने ये देखा उन्होंने मालिनी जी को घूर कर देखा, लेकिन मालिनी जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उन्होंने यश जी को पूरा इग्नोर कर दिया। ये देखकर वो कुछ नहीं कह पाए और वहाँ से बाहर की तरफ चल दिए। कल्याणी जी मालिनी की तरफ देखते हुए बोली, मालिनी सारा काम हो गया ना, और वो लड्डू बने कि नहीं बने। मालिनी जी उनके पास बैठते हुए बोली, हाँ माँ सब हो गया, आखिर मेरा बेटा पूरे 2 साल बाद आ रहा है, वो भी कश्मीर से। फिर वो उनकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा हुआ जो इस बार उसकी ड्यूटी अपने शहर में ही हो गई, वरना उसके पास तो वक्त ही नहीं है। ये कहकर उनकी आंखें नम हो गई। तब कल्याणी जी मालिनी जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुझे तो अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए, आखिर देश के लिए काम कर रहा है वो। मालिनी जी कल्याणी जी की बात का जवाब देते हुए बोली, हाँ माँ आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या करूं, माँ होना उसकी चिंता लगी रहती है। तभी वहां पर आरती आकर उनके हाथ में फोन देते हुए बोली, दीदी आपका फोन बज रहा है। मालिनी जी फोन लेते हुए बोली, दो मुझे। जब उन्होंने फोन देखा तो यश जी का फोन था। वो फोन उठाते हुए बोली, हाँ बोलिए, आप मेरे बिना रह नहीं पाए क्या, जो इतनी जल्दी फोन कर लिया। ये सुनकर दूसरी तरफ से यश जी बोले, हाँ वैसे याद तो आपकी आ ही रही थी, पर अभी आयान का फोन आया था और उसने कहा कि वो शाम तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर मालिनी जी खुश होकर बोली, मतलब मेरा बच्चा शाम तक घर आ जाएगा। दूसरी तरफ यश जी बोले, हाँ और एक बात और मालिनी जी, अब वो बच्चा नहीं रह गया, और जब हम उसकी उम्र के थे तब तक वो आपका बच्चा हो चुका था। मालिनी जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे हो गया आपका, चलिए अब फोन रखिए और हाँ जल्दी से घर आ जाइए। यश जी हंसते हुए बोले, जो हुक्म रानी साहिबा। ये सुनते ही मालिनी जी हंस दी और फिर कॉल कट कर दी। मालिनी जी कल्याणी जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ आपका लाडला शाम तक आ जाएगा। मालिनी जी की बात सुनते ही कल्याणी जी खुशी से उछल पड़ी और फिर बोली, मेरा शेर आ रहा है, चलकर सारी तैयारियां देखते हैं। मालिनी जी उनके साथ चलते हुए बोली, जी माँ। दूसरी तरफ आर्मी कैंप में एक लड़का भागता हुआ रूम की तरफ जा रहा था। वो रास्ते में न जाने कितने ही लोगों से टकराया था और हर कोई उसे बोल रहा था, भाई देखकर भाग ले। लेकिन उस लड़के को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो लड़का भागते हुए ट्रेनिंग रूम में पहुंच गया। जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर आया उसने देखा एक लड़का ब्लैक टी शर्ट और आर्मी पैंट पहने हुए खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक गन थी जिससे वो उस रूम में जो जो चीजें रखी थी उन पर निशाने लगाया जा रहा था। जैसे ही उसने गेट खोलने की आवाज सुनी उसने उस ओर बिना देखे कहा, और जग्गा जासूस अब कौन सी खबर लाए हो। ये सुनकर जो लड़का अंदर भागता हुआ आया वो एक चेयर पर बैठकर मुंह बनाते हुए बोला, पहली बात तो मैं जग्गा जासूस नहीं हूँ, तो ये नाम बार बार मत बोला करो। जो लड़का शूटिंग कर रहा था वो गन को नीचे रखते हुए बोला, हाँ हाँ भाई तेज, नहीं बुलाऊंगा, पर तेरी हरकतें ही ऐसी है। ये सुनकर तेज उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। वहीं वो लड़का थोड़ा सा हंसकर बोला, हाँ भाई समझ गया, वैसे घूर मत, और बता बात क्या है। ये सुनकर तेज को याद आया कि वो यहाँ क्यों आया था। तेज उसकी तरफ आंखें बड़ी करते हुए बोला, यार रोनित, अगर तू ये सुनेगा ना तो तू खुशी के मारे उछल पड़ेगा। रोनित पानी की बोतल टेबल से उठाते हुए बोला, ऐसा क्या है भाई। तेज उसके कंधे पकड़ते हुए बोला, रोनी अपना आयान आ रहा है, वो भी आज ही, शाम को उसकी फ्लाइट लैंड करेगी। तेज की बात सुनकर रोनित जो पानी पी रहा था पूरा पानी उसके मुंह से बाहर आ गया। पानी सीधा तेज के ऊपर गया। रोनित हल्का सा खांसते हुए तेज की तरफ देखकर बोला, क्या अपना शेर आ रहा है। नहीं नहीं, बब्बर शेर आ रहा है। तेज खुशी से बोला,
हाँ रोनी, अपना बब्बर शेर आ रहा है अपने शहर, वो भी आज शाम को। रौनक एकदम से खुश होकर बोला, वाह यार, अपना जिगरी आ रहा है। लेकिन तभी रौनक तेज को घूरते हुए बोला, लेकिन मुझसे तो कहा गया था कि वो 2 हफ्ते बाद आएगा। जैसे ही तेज ने ये सुना, वो चिढ़ते हुए बोला, यार रोनी, मुझे क्या पता, मुझे भी तो अभी रोज से पता चला है। रौनक कुछ सोचते हुए बोला, हाँ यार तेज, तू सही कह रहा है, चल शाम को उसे लेने चलते हैं। इंडिया से बहुत दूर किसी दूसरे देश में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जो दिखने में किसी खंडर से कम नहीं लग रही थी, उसके बेसमेंट के नीचे बहुत सारे कमरे थे। कुछ लोग यहाँ बैठकर ना जाने क्या काम कर रहे थे। वहाँ की जितनी भी चीजें थी बहुत ही महंगी नजर आ रही थी। कोई भी बाहर से देखने पर ये नहीं कह सकता कि उस बिल्डिंग के बेसमेंट के नीचे इतना सा कुछ होगा। वहाँ पर सब कुछ बहुत अजीब था। खैर, उन्हीं कमरों में एक कमरे के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा था। उसने डरते डरते कमरे का गेट ओपन किया। अंदर का माहौल बहुत ही अजीब था। अंदर से बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। वो आदमी डरते हुए एक चेयर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने सर से लेकर पांव तक पूरे ब्लैक कपड़े पहन रखे थे। उस कमरे में ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। वहीं चेयर पर बैठे हुए आदमी की उम्र लगभग 32 से 35 थी। उसके राइट हैंड पर एक भयानक बिच्छू का बहुत ही बड़ा टैटू बना हुआ था। वो आदमी सिगार पीते हुए बोला, बोलो रंगा, उम्मीद है इस बार अपने साथ कुछ खबर लेकर आए होगे। रंगा, जो कि चेयर पर बैठे हुए आदमी का खास आदमी था, इस वक्त वो पसीने से पूरा भीगा हुआ था। रंगा हकलाते हुए बोला, बॉस, वो बॉस ने अपनी सिगार उसके मुंह पर मारते हुए तेज आवाज में कहा, वो बोलते रहोगे, आगे भी कुछ बोलोगे? रंगा डरते हुए बोला, बॉस, वो कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि किसने किया है ये सब। बॉस ने जैसे ही ये सुना, वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। उस आदमी को इतने गुस्से में देखकर रंगा एकदम से बोला, बॉस, लेकिन वो एक लड़की है जो इन सब के पीछे है। ये सुनकर बॉस एकदम से गुस्से में सामने पड़ी टेबल को उठाकर रंगा की तरफ फेंकते हुए बोला, कमीने, मुझे पता है कि वो एक लड़की है, लेकिन ये लड़की कौन है जो मुझसे पंगा ले रही है और तुम लोग अभी तक उसका पता नहीं लगा पा रहे हो? एक बार मुझे पता चल जाए वो कमीनी कौन है, मैं वादा करता हूँ कि उसका वो हाल करूंगा कि वो दोबारा इस धरती पर जन्म लेने से पहले 100 बार सोचेगी। रंगा ने जब टेबल को अपनी तरफ आते हुए देखा तो एकदम से दूसरी साइड कूद गया। वो टेबल दीवार से टकराकर टूट गया और उसके शीशे टूटकर फर्श पर बिखर गए थे। जब रंगा ने ये देखा तो वो खुद से बोला, अच्छा हुआ मैं वहां से जल्दी हट गया, नहीं तो ये शीशे मेरे शरीर में। ये सोचकर उसने जोर से चिल्लाया, नहीं। फिर उसके कान में उसके बॉस की आवाज आई, जल्दी निकल यहाँ से, अगर अगली बार मेरे सामने आया तो उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आना, वरना खुद की कब्र खुद खोद लेना। रंगा बोला, जी बॉस। ये बोलकर रंगा वहां से हवा की तरह गायब हो गया। रंगा के बाहर जाते ही बॉस अपनी चेयर पर बैठा। उसने पीछे के ड्रॉर से एक सिगार निकाला और उसे अपने मुंह में रखते हुए खुद से कहा, आखिर कौन है तू जो मुझसे पंगा ले रही है? मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई है? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुझे तेरे बारे में पता चल ही जाएगा। लेकिन ये मेरा नुकसान कैसे करवा दिया? बस एक बार मुझे तेरे बारे में पता चल जाए, फिर तुझे बताता हूँ कि तू किससे उलझ रही है। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। कौन था ये बॉस और वो किस लड़की की बात कर रहा था? आखिर है कौन ये लड़की? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दूर देश में बॉस किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। वहीं इंडिया के मनाली शहर में शाम 5 बजे कल्याणी निवास में मालिनी जी फोन हाथ में लेकर कल्याणी जी की तरफ रही थी। वो अपनी जानी दुल्हन को इधर से उधर घूमते देखकर कह रही थी, देखो ना माँ, ये आपके बेटे फोन क्यों नहीं? मालिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, अरे कोई काम कर रहा होगा या यही फंस गया होगा। मालिनी जी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ। तभी डोरबेल बजी तो मालिनी जी आवाज लगाते हुए बोली, आरती, ओ आरती, देख तो दरवाजे पर कौन है? आरती किचन से आवाज लगाते हुए बोली, दीदी आप देख लो ना, मैं आरती की थाली तैयार कर रही हूँ। मालिनी जी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, जब सारे काम मैं ही करूँ तो इसे किस लिए काम पर रखा हुआ है? कल्याणी जी ये सुनकर हंसते हुए बोली, जाकर देख कौन आया है, क्या पता इतनी देर में वापस भी चला गया हो। मालिनी जी दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, हाँ माँ, आप ही हंस लो। जब मालिनी जी ने गेट खोला तो वो हैरान हो गए। मालिनी जी को सामने खड़े 2 लड़के मिले। वो दोनों झुककर उनके पांव छूने लगे। मालिनी जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए बोली, अरे बस जीते रहो, जल्दी से शादी करो और अपने बब्बर शेर की भी करवाओ। ये सुनकर दोनों लड़के खांसने लगे और फिर एक साथ बोले, हाँ जरूर आंटी। जब कल्याणी जी को लगा कि अभी तक कोई वापस नहीं आया तो वो खुद दरवाजे के पास आते हुए बोली, ए मालिनी, कौन है जो इतनी देर लग रही है? जब उन्होंने दरवाजे के पास आकर देखा तो वो खुश होकर बोली, अरे तेजू, रोनी, तुम दोनों। जब तेज और रौनक ने कल्याणी जी को देखा तो दोनों ने जल्दी से उनके पांव छुए और एक साथ उनके गले लग गए। तेज कल्याणी जी के गाल पर पप्पी देते हुए बोला, अरे मेरी ब्यूटी क्वीन, मैंने आपको बहुत याद किया।
रौनक मुस्कुराकर बोला, हाँ दादी माँ, मैंने भी आपको बहुत याद किया। कल्याणी जी उनके गालों को प्यार से छूते हुए बोली, हाँ हाँ, जीते रहो मेरे बच्चों और ऐसे ही खुश रहो। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। कल्याणी जी ये बोलकर उन्हें अपने साथ लिविंग रूम में लेकर आई। वो सब लिविंग रूम में रखे सोफे पर बैठ गए। तभी आरती पानी लेकर आ गई। कल्याणी जी उन दोनों की तरफ देखकर बोली, आज तुम दोनों को हमारी याद कैसे आ गई? उनके इस बात का जवाब रौनक देते हुए बोला, दादी आपको तो पता ही है हमारा काम, हमें तो खुद के लिए ही टाइम नहीं मिल पाता। तेज सोफे से पीठ लगाते हुए बोला, हाँ ब्यूटी क्वीन, वैसे भी बब्बर शेर को लेने जाना है और अभी तक कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो कहाँ है? उसे नहीं चला क्या? और वो संजू, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी संजू एकदम से तेज के सामने आ गए और चिल्लाते हुए बोली, धप्पा। वो कब से इसी इंतजार में थी कि तेज उसका जिक्र करे और वो उसे डराए, पर जैसे ही संजू तेज के सामने आई उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही वो थोड़ा सा भी डरा। वो तो वैसे ही फैले हुए उस छोटी सी चूहिया को देख रहा था। जब संजू ने देखा कि तेज को कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसकी शक्ल एकदम रोने जैसी हो गई। संजू रौनक के पास जाते हुए रोने वाली आवाज में बोली, रौनक भैया देख लो ना आप। जैसे कि सबको उम्मीद थी तो सब थोड़ा हंस दिए। सबको हंसते हुए देखकर संजू मुंह फुलाते हुए रौनक के साइड में जाकर बैठ गई। तभी तेज ने संजू के पास आकर उसके सर पर मार के कहा, क्यों बे छोटी चूहिया, तू भूल गई क्या कि हम सोल्जर्स हैं? हमारी 2 नहीं 4 आंखें होती हैं और तुझे तो सबसे पहले देख लिया था, तू वहाँ सोफे के पीछे छुपी हुई थी। संजू ने तेज की तरफ देखकर कहा, कोई नहीं तेजू भैया, आज मेरे भैया आ रहे हैं, फिर देखना सबकी शिकायत करूंगी मैं उनसे। जैसे ही उसने ये बोला तेज एकदम से उछलकर दूसरी साइड बैठ गया। एक बार फिर सबकी हंसी निकल गई। रौनक ने मालिनी जी की तरफ देखकर कहा, वैसे रो कहाँ है? दिख नहीं रहा, हमें निकलना है, फ्लाइट लैंड होने वाली है। रौनक की बात सुनकर मालिनी जी अपने सर पर मारते हुए बोली, अरे वो तो अभी तक सो रहा है, 1 मिनट मैं उसे उठाकर आती हूँ। इतना कहकर मालिनी जी रोहन के कमरे की तरफ चली गई। मालिनी जी जैसे ही रोहन के रूम के अंदर पहुंची, वहाँ का माहौल देखकर वो हैरान हो गई। रोहन के बेड पर उसके सारे के सारे कपड़े फैले हुए थे और रोहन उन सबके बीच में फंसा हुआ था। मालिनी जी रूम का ये हालत देखते हुए बोली, क्या हाल बना रखा है तूने? निकलना नहीं है क्या? वहाँ तेरे भाई की फ्लाइट लैंड हो जाएगी और तू यही बैठा रही हो। रोहन उनकी तरफ देखकर रोने वाली आवाज में बोला, मम्मा देखो ना, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। मालिनी जी उसके चेहरे पर एक चपत लगाते हुए बोली, तुझे तेरे भाई को पिकअप करने जाना है, ना कि कोई लड़की देखने जो इतना सज सवर कर जाएगा। जल्दी कर, कुछ भी पहन ले। तेज और रोहन भी आ गए हैं। रोहन चौंकते हुए बोला, क्या? तेजू भैया और रौनक भैया आ गए? इतना कहकर वो एक जोड़ी पैंट शर्ट उठाकर बाथरूम की तरफ भागा। ये देखकर मालिनी जी वहाँ से निकलते हुए बोली, ना जाने क्या खाकर मैंने इसे पैदा किया था। फिर वो नीचे लिविंग रूम में आ गए और फिर थोड़ी देर में रोहन भी तैयार होकर नीचे आ गया। पहले वो आकर तेज और रौनक के गले मिला, उसके बाद वो तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। इंडिया से बहुत दूर कहीं किसी दूसरे देश के कोने में एक व्हाइट और ब्लैक कलर की बड़ी सी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के रूम में बहुत ही गंभीर माहौल था। उस रूम में भी ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन था। उसमें एक राउंड टेबल थी, वहाँ पर 7 लोग मौजूद थे। हेड चेयर पर एक 50 से 55 साल का एक इंडियन आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से वो काफी टेंशन में नजर आ रहा था। हेड चेयर के राइट साइड वाली चेयर पर सेम एज का एक और आदमी बैठा हुआ था, जो दिखने में इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही डरा हुआ था। हेड चेयर के लेफ्ट साइड वाली चेयर पर भी एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 के बीच में होगी। वो भी देखने में इंडियन नहीं लग रहा था। वहीं उसके चेहरे पर भी डर के भाव थे। उन्हीं के सामने 2 बहुत ही खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थी। जिस लड़की की ब्लैक कलर की आईज थी, उसे एक आदमी बहुत प्यार से देख रहा था, पर फिलहाल वो लड़की बहुत टेंशन में नजर आ रही थी। और उसी के साइड वाली चेयर पर एक और लड़की बैठी थी, जिसकी आईज सिल्वर कलर की थी, लेकिन उसकी दोनों आंखें लाल हो रखी थी। वो दोनों आदमी उसी को देखकर डर रहे थे। उस लड़की के पीछे 2 लड़के बिल्कुल सीधे खड़े थे, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। राइट वाले ने व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और लेफ्ट वाले ने ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जो आदमी हेड चेयर पर बैठा था, वो अपने माथे को सहलाते हुए उस सिल्वर कलर वाली आंखों वाली लड़की को देखे जा रहा था। उन्होंने अपने माथे को सहलाना बंद कर दिया था और टेबल से एक पानी का ग्लास लेकर उसे एक ही सांस में पूरा पी गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सिल्वर आंखों वाली लड़की की तरफ देखकर बोले, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? इस वक्त तुम्हारा बाहर रहना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। ये सुनकर उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। वो वैसे ही बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें घूरती रही। जैसे ही उस आदमी ने ये देखा कि उनकी बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपनी गर्दन ना में हिला दी। फिर वो दूसरी लड़की की तरफ देखकर बोले, ताहिरी, अब तुम ही समझाओ इसे कि इसका अंडरग्राउंड होना कितना जरूरी है। जैसे ही ताहिरी ने देखा कि वो उसे कुछ बोल रहे थे, तो वो एकदम से हड़बड़ाकर बोली, जी जी अभी समझाती हूँ। इतना कहकर वो सिल्वर आंखों वाली लड़की की तरफ देखकर बोली, माही तुझे ना। आगे के शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए। माही उसे अपनी लाल आंखों से घूर रही थी, जैसे कह रही हो, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे समझोगी। उसका इशारा समझकर ताहिरी एक फीकी सी हंसी हंसते हुए सामने बैठे आदमी की तरफ देखने लगी। फिर उदास होकर उसने अपना सर नीचे कर लिया। ये देखकर माही सामने बैठे आदमी की तरफ घूर कर देखने लगी। अपनी पॉकेट से एक गन निकालकर सामने बैठे आदमी की ओर करते हुए उसने टेबल पर रख दी। ये देखकर वो आदमी एकदम से डर के पीछे हो गया। इसका मतलब साफ था कि ये उनके लिए एक चेतावनी थी
कि अगर एक बार फिर उन्होंने उसे अंडरग्राउंड होने को कहा तो फिर वो गए समझो। वो आदमी अपने मन में बोला, क्या दिन आ गए हैं, मैं इसका सर हूँ और ये मुझे ही डरा रही है। अब तो मैं दोबारा इसे भूल भी नहीं सकता, वरना ये मुझे यही मार डालेगी और ये ऐसा कर भी सकती है। फिर वो दोबारा अपने मन में बोले, आखिर क्या करूं जिससे ये मेरी बात मान जाए? क्या कोई ऐसा दुनिया में पैदा हुआ है जो इससे कोई बात मनवा सके? अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो खुद से बोले, मेरे पास सिर्फ एक ही तीर बचा है जो बिल्कुल निशाने पर लगेगा। वहीं जो दो आदमी उसके पास बैठे थे वो उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। उनमें से एक माही की तरफ देखकर बोला, देखो माही, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कहीं छुप कर बैठ जाओ, लेकिन तुम्हें कुछ वक्त तक शांत रहना होगा। माही वहां से गुस्से से उठकर जाने ही वाली थी कि इतने में वो आदमी बोला, अपने लिए नहीं तो वासु के बारे में तो सोचो। जैसे ही माही ने ये नाम सुना वो कुछ पल के लिए शांत होकर वापस चेयर पर बैठ गई। जैसे ही उस आदमी ने देखा कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, वो आगे बोला, देखो, हमें पता है कि तुम्हारे पास बहुत पावर है, तुम्हें किसी को बर्बाद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारे पीठ पीछे बहुत लोग एक साथ वार करेंगे और ये सही टाइम नहीं है। अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो, अपने लिए ना सही वासु के लिए। उसका इस दुनिया में अगर कोई है तो वो तुम ही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वासु का क्या होगा? और वैसे भी इस टाइम तुम फ्री तो बिल्कुल नहीं हो, तुम अपनी कंपनी पर ध्यान दे सकती हो। तभी जो उसके साइड में तो फॉरेनर आदमी बैठे थे उनमें से एक बोला, हाँ क्यों नहीं, हमारी लंदन वाली कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उसे हैंडल कर लो। ये सुनकर माही के पीछे खड़े ब्लैक यूनिफॉर्म वाला लड़का अपनी गन हाथ में लेकर उस आदमी की तरफ पॉइंट कर दिया। वो आदमी एकदम से डरते हुए बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो बुरा मान गए। वो लड़का डराने वाले अंदाज में बोला, जॉर्ज, अपनी जबान को लगाम दो। हमारी बॉस को कोई ऑर्डर दे, इतनी किसी की हिम्मत नहीं है और ना ही किसी की इतनी औकात है। उस लड़के की हरकत देखकर माही ने अपनी उंगली से कुछ इशारा किया। इशारा समझकर उस लड़के ने गन नीचे कर ली। तभी माही ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, ठीक है, बताइए कहाँ जाना है? ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। तभी हेड चेयर पर बैठा आदमी खुद से बोला, फिलहाल कुछ वक्त के लिए शांत रहेगी ये लड़की। तभी ताहिरी आंखें बड़ी करते हुए उस आदमी की तरफ देखकर बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? क्या जवाब देंगे चीफ? आखिर क्यों वो लोग उस लड़की को अंडरग्राउंड होने के लिए कह रहे थे? कौन है वो लोग? और माही को इंडिया जाने के लिए क्यों कहा गया था? क्या माही सच में इंडिया जाएगी? क्या होगा इंडिया में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। माही की बात पर वो आदमी खतरनाक स्माइल करते हुए बोला, इंडिया, मनाली में। उस आदमी की बात सुनकर माही अपनी चेयर पर से उठी और टेबल पर से अपनी गन और अपना ब्लैक मास्क उठाते हुए वहां से चल दी। जैसे ही वो अपनी जगह से उठी, सब खड़े हो गए और उसके पीछे चल दिए। रूम की एक दीवार के पास जाकर उसने एक बटन प्रेस किया, फिर एक कोड डाला जिससे वो दीवार वहां से हट गई। अब एक गैलरी सामने दिखाई दे रही थी। जैसे ही उस लड़की ने अपने कदम आगे बढ़ाए कि पीछे से वो आदमी बोला, माही, अपना ध्यान रखना, दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। उस लड़की ने कुछ नहीं बोला, ना ही उसने पीछे मुड़कर देखा। वो सीधे गैलरी से चलते हुए एक लिफ्ट के अंदर चली गई। वो तीनों भी उसके पीछे ही चलने लगे। ताहिरी ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। कोई किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था, सबके चेहरे एक्सप्रेशनलेस थे। तभी कुछ देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई। जैसे ही वो लड़की बिल्डिंग से बाहर आई, उसने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। उस बिल्डिंग के आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगल था। बिल्डिंग के कुछ दूरी पर दो चॉपर्स खड़े थे। उसके पास ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने बड़ी बड़ी गन्स के साथ बॉडीगार्ड्स तैनात थे। वो लड़की एक चॉपर के पास जाकर रुक गई तो एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से गेट ओपन किया। उस लड़की ने पीछे मुड़कर ताहिरी और ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म वाले लड़के से कहा, ताहिरी और वैभव, तुम दोनों इंडिया के लिए निकलो। और वैभव, जो काम दिया है वो हो जाना चाहिए। वैभव अपना सर झुकाते हुए बोला, यस बॉस, टाइम से हो जाएगा। फिर माही और व्हाइट यूनिफॉर्म वाला लड़का चॉपर में चढ़ गए। वैभव ने बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर सारे बॉडीगार्ड्स चॉपर में चढ़ गए। थोड़ी ही देर में वो आसमान में थे। उन्हें जाते हुए देखकर ताहिरा ने वैभव से कहा, सब कुछ उलझता जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है अब आगे क्या होगा? वैभव ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, पता नहीं क्या होगा, आई होप सब अच्छा हो। पता नहीं बॉस कब नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। क्या कोई है इस दुनिया में ऐसा जो बॉस को खुद के लिए जीना सिखा दे? ताहिरी ने मजाक करते हुए कहा, क्या पता वो इस दुनिया में पैदा होना ही भूल गया हो। और फिर वो खुद ही हंसने लगी, लेकिन वैभव ने उसे घूर कर देखा, जिससे उसने अपनी हंसी रोक ली। फिर वैभव ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या पता कोई मनाली में ही इनका इंतजार कर रहा हो, ये रास्ता शायद बॉस को उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। ये कहकर वो वहां से चला गया और ताहिरी भी कुछ सोचते हुए उसके पीछे चल दी। वहीं उसी बिल्डिंग में वो आदमी कांच के आर पार उस लड़की को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। दूसरी तरफ मनाली में तेज, रोनित और रोहन एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। रोहन ने मुंह बनाते हुए उनसे कहा, यार ये भैया कहाँ रह गए? तभी रोनित उसकी बात पर बोला, पता नहीं, टाइम तो हो गया है फ्लाइट लैंड होने का, पर ना जाने वो कहाँ है। तभी तेज उन दोनों की तरफ देखकर बोला, वैसे यार मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो रोनित उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्यों, आयान के आने की इतनी खुशी? फिर उसकी तरफ तिरछी नजर से देखकर बोला, कहीं छुप छुप कर उससे इश्क तो नहीं फरमा रहे? फिर हंसकर रोहन को हाई फाई दिया।
ये सुनकर तेज ने एकदम से रोनित की गर्दन पकड़ते हुए कहा, साले, इश्क, और वो भी उस डेविल से। उससे इश्क फरमाने से तो अच्छा मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊं। फिर उसकी गर्दन को छोड़ते हुए वो आगे बोला, मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो चिपकू यानी है, वरना यहाँ पर मेरा प्यार करती रहती। तभी रोहन उसकी तरफ देखकर बोला, हाँ ये बात तो तूने सही कही कि यहाँ तान्या नहीं है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई, गाइस मुझे याद किया। ये आवाज सुनकर तेज मुंह बनाकर बोला, क्या यार ये कहाँ से आ गई। उसकी बात पर रोनित उसकी तरफ देखकर बोला, तुझसे कितनी बार कहा है कि अपनी काली जुबान से इसका नाम मत लिया कर, जब भी तो उसे याद करता है ये टपक जाती है। तेज उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, यार मैं क्या करूं, वैसे यहाँ क्या कर रही है और इसे यहाँ पर किसने बुलाया, इससे कैसे पता चला कि आयान आ रहा है। रोनित उसकी बात सुनकर सोचते हुए बोला, हाँ यार मैंने ये तो सोचा ही नहीं, इसे मैंने नहीं बताया, तूने नहीं बताया, फिर किसने बताया। ये सुनकर तेज भी सोचने लगा। दोनों कुछ सोचते हुए पहले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर एक साथ शक की निगाहों से रोहन की तरफ देखने लगे। हंसते हुए रोहन इस वक्त अपने दोनों हाथों को गर्दन के पीछे मोड़कर सीटी बजा रहा था। वो दोनों समझ गए कि हो ना हो ये काम इसी का है। दोनों उसकी तरफ गुस्से से देखने लगे। जब तान्या ने देखा कि कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा तो वो उनके पास आ गए। वो तीनों अपने सामने खड़ी तान्या को देखने लगे। तान्या ने अभी मिनी स्कर्ट, क्रॉप टॉप, साथ में ऊपर एक रेड कलर की जैकेट, पैरों में हाई हील्स, चेहरे पर बहुत सारा मेकअप, होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक और हाथों में एक छोटा सा बैग कैरी किया हुआ था। वैसे तो वो बहुत खूबसूरत थी और इस बात का उसे बहुत घमंड भी था। ये तान्या बजाज है। इसने आयान को 4 साल पहले देखा था, तभी से उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन इसकी कभी उससे बन ही नहीं पाई। पर ये तब से उसके दोस्तों और उसकी फैमिली के आसपास रहने की कोशिश करने लगी और उसे पाने के ख्वाब देखने लगी। तान्या रोहन की तरफ देखकर बोली, हाय रो। फिर तेज और रोनित की तरफ देखकर बोली, हाय मेजर्स, कैसे हो? आज तो तुम दोनों बहुत हैंडसम लग रहे हो। वैसे कहाँ रहते हो आजकल, कहीं दिखते ही नहीं हो। तेज नकली हंसी हंसते हुए स्माइल कर दिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वहीं रोनित, वो तो बिना किसी एक्सप्रेशंस के उसके सामने ही खड़ा था। रोनित तान्या से बस इतना ही बोला, हम काम धाम वाले हैं और वो भी फौजी। नालायकों की तरह अपने बाप के पैसे नहीं उड़ाते हम, और ना ही इधर से उधर घूमते रहते हैं। ड्यूटी पर रहते हैं और अपने देश की सेवा करते हैं। ये सब सुनकर तान्या का मुंह बन गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अभी इनके सामने कुछ बोलना मतलब खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा था। फिर तेज रोहन के पास जाकर धीरे से बोला, रो, इसे यहाँ क्यों बुलाया? तुझे पता है ना बब्बर शेर को लड़कियों से कितनी एलर्जी है, और खास करके चिपकू लड़कियों से तो। रोहन बोला, हाँ भैया, लेकिन मैं क्या करता? मैं तो अपने दोस्तों को बता रहा था कि इसने पीछे से सुन लिया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी भैया अभी इसकी अच्छी खासी इंसल्ट होने वाली है। भैया को तो ये तक नहीं पता कि इसका नाम क्या है। ये बोलकर तेज और रोहन दोनों एक साथ हंस दिए। तभी रोहन की नजर सामने आते हुए एक शख्स पर पड़ी तो वो जोर से चिल्लाया, फाइनली भैया आ गए। सामने से एक शख्स आ रहा था जिसकी हाइट 6 फुट 4 इंच थी। उसने इस टाइम व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उसकी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी, एक हाथ में चमचमाती हुई वॉच और बाल एकदम सेट किए हुए, चेहरे पर अच्छी खासी दाढ़ी। चेहरे के फीचर्स भी एकदम सेट थे कि वो किसी हॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा था। हर कोई बस उसे ही मुड़ मुड़ कर देखे जा रहा था। हर लड़की वहाँ खड़ी होकर आहें भर रही थी। कोई तो उसके पास जाकर उससे बात भी करना चाहती थी, लेकिन उसका ऑरा ऐसा था जिससे कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ये है हमारे हीरो आयान सिंघानिया। ये इंडिया आर्मी में मेजर की पोस्ट पर है। इनका मिजाज बहुत सख्त है। ये ज्यादातर किसी से बात नहीं करते, बस अपने काम से काम रखते हैं। इनके बस कुछ ही दोस्त हैं। वैसे तो ये अपनी दादी माँ के लाडले हैं और इनकी माँ तो इनकी जान है, पर अपने डैड के साथ इनकी कुछ खास नहीं बनती। वहीं ये अपने छोटे भाई और बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लड़कियों से अक्सर दूर ही रहते हैं, बस अपनी बहन को छोड़कर। अपने काम के प्रति ये बहुत ईमानदार है और थोड़े मिस्टीरियस भी। आयान एक हाथ में अपना लगेज पकड़े रोहन की तरफ आ रहा था, तो सबसे पहले रोहन अपने भाई के पास जाकर एकदम बंदर की तरह कूदकर उसके गले लग गया। रोहन अपनी नम आंखों से बोला, आई मिस्ड यू भाई, कैसे हो? आयान उसे वापस गले लगाते हुए बोला, आई मिस्ड यू टू छोटे, मैं ठीक हूँ, तू रोना बंद कर। आयान की आंखें भी नम थी, लेकिन उसके ब्लैक गॉगल्स की वजह से किसी को उसकी नम आंखें दिखाई नहीं दी। तभी पीछे से तेज की आवाज आई, भाई हम लोग भी लाइन में, अगर भरत मिलाप हो गया हो तो हमारा भी नंबर आने दो। तेज की बात सुनकर रो आयान से अलग हो गया और तेज आयान की तरफ भाग कर आया और उसके गले लग गया। तेज आयान से बोला, कैसा है बब्बर शेर? आयान हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तेज रोता भी है। तेज आयान की पीठ पर एक मुक्का मारते हुए बोला, अरे रोए मेरे दुश्मन, ये तो खुशी के आंसू निकल रहे हैं आंखों से। फिर रौनक भी आकर उसके गले लग गया। आयान तीनों को देखते हुए बोला, अब चलना भी है या यही रहना है? रौनक ने उसका लगेज ले लिया और सब आगे चल दिए। तानिया जो अब तक उसकी पर्सनालिटी को देखकर सदमे में थी, उन सबको जाते हुए देखकर वो अपने होश में आई और भागते हुए आयान के सामने खड़ी हो गई। जब आयान ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा तो कंफ्यूज हो गया और उसकी आंखें डार्क हो गई। तानिया को गले लगते देखकर आयान एकदम से साइड हो गया, जिससे तानिया गिरते गिरते बची। ये देखकर तेज और रोहन की हंसी निकल गई।
तानिया कंफ्यूज होकर आयान की तरफ देखने लगी तो आयान उससे बोला, हुआ यू? ये सुनना ही बाकी था कि तेज और रोहन हंसने लगे, लेकिन जब आयान की नजरें उन पर पड़ी तो दोनों एकदम चुप हो गए। तब तानिया उससे बोली, आयान, मैं तानिया, याद आया? आयान ने एक बार घूर कर उसे देखा और फिर कहा, नहीं। आयान का जवाब सुनकर तीनों लड़के अपना मुंह छुपाकर हंसने लगे। आयान की बात सुनकर तानिया का मुंह बन गया, लेकिन फिर भी वो बोली, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, मैं तानिया हूँ। वो आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही आयान आगे निकल गया। तीनों लड़के भी उसके पीछे निकल गए। इससे तानिया को बहुत इंसल्ट महसूस हुआ और वो गुस्से में वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ कल्याणी निवास में जैसे ही सबने गाड़ी रुकने की आवाज सुनी, सब मेन गेट के पास आ गए। मालिनी जी आवाज लगाते हुए बोली, अरे वो आरती कहाँ रह गई? जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। जैसे ही आरती थाली लेकर बाहर आई, मालिनी जी उसे लेकर दरवाजे की तरफ चली गई। वहीं आयान अंदर आने को हुआ तो मालिनी जी ने उसे वहीं रोक लिया। जब आयान ने मालिनी जी को देखा तो उसकी आंखों में नमी उतर आई। मालिनी जी की आंखों में भी आंसू थे। तभी आयान ने मालिनी जी के साइड में देखा कि वहाँ कल्याणी जी खड़ी थी और कब से अपने पोते को देखे जा रही थी। उनके पीछे उसकी बहन और उसके साइड में आरती खड़ी थी। सबसे पीछे यश सिंघानिया थे, जिनका चेहरा अभी भी कठोर था। कल्याणी जी मालिनी जी की तरफ देखकर बोली, अरे अब आरती उतार ना, देख कब से मेरा पोता बाहर खड़ा है। कल्याणी जी की बात सुनते ही आयान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मालिनी जी आयान की आरती करते हुए बोली, अंदर आजा बेटा। आयान ने सबसे पहले अंदर आते ही मालिनी जी के पैर छुए और फिर उनके गले लग गया। मालिनी जी नम आंखों से बोली, जीता रहे, हमेशा खुश रहे। वैसे तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती ना, इतनी देर लगा दी आने में? तभी पीछे से एक आवाज आई, आया भी है तो अपनी ड्यूटी के लिए, वरना किसी को क्या पता कि उसका एक परिवार भी है। आयान यश जी को क्या जवाब देगा? अब क्या करेगी तानिया? क्या वो अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला लेगी? आखिर क्या चल रहा है उसके दिमाग में? क्या सच में वो लड़की इंडिया जाने के लिए तैयार हो गई थी? आखिर उसने वैभव से क्या काम करने के लिए कहा था? इंडिया जाने के बाद उस लड़की की जिंदगी में क्या मोड़ आएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मालिनी जी की बात सुनकर यश जी आयान को टॉन्ट करने लगे, लेकिन उनकी बात पर आयान ने कुछ नहीं कहा। उसे पहले से पता था कि उसे ताना मिलने वाला है। कल्याणी जी आयान के पास जाते हुए बोली, अगर इसे अपने परिवार की याद नहीं आती ना तो ये यहाँ पर क्यों आता? मेरा पोता अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है और अपनों से बहुत प्यार भी करता है। कल्याणी जी की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पर स्माइल आ गई। आयान ने फिर अपनी दादी माँ के पैर छुए और उनके गले लगते हुए बोला, कैसी हैं आप दादी? कल्याणी जी आयान के सर पर हाथ रखते हुए बोली, जैसा तू छोड़ कर गया था एकदम तंदुरुस्त, तेरी माँ के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है भला? तभी संजू बोली, भाई आप तो मुझे भूल ही गए। संजू की बात सुनकर आयान दादी से अलग होकर संजू के पास आ गया। वो मुंह फुलाए खड़ी थी। आयान उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ रखे हुए बोला, कैसी है छोटी? आज ही तेरा भाई आया है और आज ही तू नाराज हो गई? फिर आयान कुछ सोचते हुए हाँ के बोला, अच्छा चलो कोई नाराज है मुझसे तो मैं अपनी छोटी बहन के लिए एक गिफ्ट लाया था, अब मैं उसका क्या करूं? फिर आयान रोहन की तरफ देखकर बोला, रो एक काम कर, वो तू रख लेना। ये सुनते ही संजू एकदम से आयान के गले लग गई और बोली, क्या भाई आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? आयान नाटक करते हुए बोला, क्या फायदा, तू तो मुझसे नाराज है ना, तो वो गिफ्ट तो अब रो ही रख लेगा। ये सुनकर संजू रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, नहीं भैया मेरा गिफ्ट मुझे ही मिलेगा, आप उस बंदर को नहीं दोगे, मैं थोड़ी नाराज हूँ आपसे। ये सुनकर आयान उसे अपने सीने से लगाकर बोला, पता था मुझे मेरी छोटी बहन मुझसे नाराज नहीं हो सकती, वैसे पढ़ाई तो करती है ना, तुझे कोई परेशान तो नहीं करता? ये सब सुनकर संजू आयान की तरफ देखकर बोली, अरे बस बस भैया, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ और मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है, और परेशान करने की बात तो दूर, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है जो मेजर आयान सिंघानिया की बहन को कुछ बोल भी सके। और वैसे आप यहाँ नहीं थे, पर मेरे तीन भाई मुझे प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी हंसते हैं। संजू आयान के चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोली, वैसे भैया अब तो आप और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। क्या बात है, लगता है हमारी भाभी मिल गई। आयान ने ये सुनकर उसके सर पर एक चपत लगा दी। तभी तेज बोला, अरे यार हम भी यहाँ पर है, कोई हम पर भी ध्यान दो। तेज की बात सुनकर मालिनी जी बोली, हाँ हाँ बेटा तुम सब बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आयान तुम जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, बहुत थक गए होगे ना। इतना कहकर मालिनी जी किचन की तरफ चली गई। कल्याणी जी ने आयान को यश जी की तरफ देखकर इशारा किया। वो अभी भी अपने मोबाइल में ही लगे हुए थे। कल्याणी जी का इशारा समझकर आयान यश जी की तरफ चला गया। उनके पास जाकर उसने अपने घुटनों के बल बैठकर उनके पैर छुए। इसी के साथ यश जी की आंखें भी बरसने को तैयार थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने अपना एक हाथ आयान के सर के ऊपर रखा। उनका हाथ महसूस करके आयान की आंखें बंद हो गई। फिर यश जी आयान का कंधा थपथपाकर अपने कमरे की ओर चले गए। वहीं आयान उन्हें जाते हुए देखता रह गया। आयान को वहीं पर देखकर मालिनी जी किचन से आते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक गए नहीं? आयान बोला,
जी माँ, बस अभी जा ही रहा था। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ चला गया। तभी मालिनी जी तेज और रौनक की तरफ देखकर बोली, चलो बेटा तुम लोग भी कुछ खा लो। रौनक उनका जवाब देते हुए बोला, आंटी हम आयान के कमरे में खा लेंगे, उससे बहुत सी बातें भी करनी है और फिर हमें अपनी ड्यूटी पर भी निकलना है। मालिनी जी उसकी इस बात पर बोली, हाँ ये भी सही है, मैं तुम तीनों का खाना वहीं भिजवा दूंगी। ये सुनकर तेज और रौनक आयान के कमरे में चले गए। आयान का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था। वो दोनों कमरे में जाकर बैठ गए। तब उन्हें पता चला कि आयान बाथरूम में गया है, तो तेज उसके बेड पर पसर कर लेट गया। ये देखकर रौनक उसके पेट पर एक मुक्का मारते हुए बोला, ओए कुंभकर्ण की औलाद, चल उठ, आयान का सामान अरेंज करते हैं। तेज मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार तू खुद कर, मैं नहीं कर रहा। इतना कहकर वो पेट के बल लेट गया। रौनक ने चिढ़ते हुए उसकी कमर के पास एक लात मारी। तेज बेड से दूसरी साइड जाकर गिरा। तेज दर्द का नाटक करते हुए जोर जोर से बोला, हाय मेरी कमर तोड़ दी, अब तो मैं चलने के लायक भी नहीं रहा, हाय मार डाला रे। रौनक उसे एक मुक्का दिखाते हुए बोला, ओ बंद कर अपनी नौटंकी, मुझे पता है तुझे कुछ नहीं हुआ। ये सुनते ही तेज और ज्यादा नाटक करते हुए बोला, एक तो तूने मुझे इतनी जोर से लात मारकर बेड से गिरा दिया और अब मेरे दर्द को समझने के बजाय मुझे नौटंकी कह रहा है। ये सुनकर रौनक ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और उसी टाइम आयान बाथरूम से बाहर निकला। आयान बाहर निकलते ही बोला, तुम दोनों को यहाँ भी चलनी है क्या? इतना कहकर वो बेड पर बैठ गया। तेज जमीन से उठते हुए आयान के पास आकर उससे चिपकते हुए बोला, मेरे शेर देखना, इसने मेरी, फिर अपनी कमर की ओर इशारा करते हुए आगे बोला, कमर तोड़ दी। और झूठ मूठ कर रोते हुए वो उसके गले लग गया। तभी गेट नॉक हुआ। सब गेट की तरफ देखने लगे। सामने संजू उन सबका खाना लेकर खड़ी थी। संजू अंदर आकर एक टेबल पर खाना रखते हुए बोली, लीजिए भैया खाना खा लीजिए। आयान संजू की ओर देखकर बोला, तूने क्यों तकलीफ की, हम नीचे आ जाते। संजू बोली, भैया मम्मा ने बोला है कि आप अपने दोस्तों के साथ यहीं खा लो और बातें करो, मैं थोड़ी देर में आपसे अपना गिफ्ट लेने आ जाऊंगी। आयान उसके सर पर हाथ रखकर बोला, हाँ ठीक है ले लेना। फिर संजू कमरे से चली गई। तेज बर्तन पर से ढक्कन हटाकर खाने की खुशबू सूंघने लगा। फिर तीनों खाना खाने लगे। खाने के बाद तीनों आराम से बैठ गए और आयान अपना सर रौनक की गोद में रखकर लेट गया। रौनक बोला, क्या बात है आयान, सब ठीक तो है? तू कुछ परेशान नजर आ रहा है। आयान वैसे ही अपनी आंखें बंद रखते हुए बोला, हाँ रौनी सब ठीक है, बस ड्यूटी के बारे में सोच रहा था। तभी तेज आयान की तरफ देखकर उसे चिढ़ाते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बब्बर शेर को कश्मीर में लड़की पसंद आ गई? रौनी भाभी मिल गई क्या अपने को? रौनक थी उसकी बात पर खुश होते हुए बोला, क्या यार सच्ची? वो आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही आयान उठकर बैठते हुए बोला, मेरे टक्कर की लड़की अभी तक मुझे मिली नहीं। तेज उसकी तरफ देखकर हंसते हुए बोला, फिर तो तू कुंवारा ही रहेगा। रौनक बोला, वो सब छोड़ और ये बता कि ज्वाइन कब कर रहा है? आयान उसकी तरफ देखकर बोला, 4 दिन बाद। रौनक उसकी बात पर बोला, चल ठीक है, फिर 4 दिन तक अपनी फैमिली को टाइम दे, अभी हम चलते हैं, वैसे भी हमारी ड्यूटी है, हम तो कुछ घंटे काम का बोल कर आए थे। रौनक फिर तेज की तरफ देखकर बोला, चलो ए। तेज आयान से चिपकते हुए बोला, यार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। तभी आयान को गुस्से में देखकर तेज बेड से नीचे कूद गया और बोला, भाई जा रहा हूँ, ऐसे घूर मत। इतना कहकर वो रूम से भाग गया। रौनक आयान की तरफ देखकर बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर वो आयान से गले लगकर बोला, चल जाता हूँ, तेरा इंतजार रहेगा। फिर वो भी कमरे से चला गया। तभी तेज भागते हुए वापस आया और आयान के गले लग गया। आयान ने भी उसे हक कर लिया। उसी वक्त तेज बोला, बॉय हमारे बब्बर शेर। इतना कहकर वो भाग गया। तेज को भागते हुए देखकर आयान की हंसी छूट गई। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। आयान ने भी मनाली में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। एक दिन सुबह आयान नहा धोकर अपनी वर्दी पहनकर नीचे आया तो पाया कि यश जी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मालिनी जी ने जब आयान को जाते हुए देखा तो कहा, बेटा कहाँ जा रहा है, कम से कम नाश्ता तो कर ले। आयान उनके पास जाते हुए बोला, माँ मुझे आज जल्दी रिपोर्ट करना है, ये संजू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, अभी तक उठी नहीं है क्या, उसे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई, ओफो भैया मैं उठ चुकी हूँ, आप क्या मुझे उस कुंभकर्ण जैसा समझते हो? इतना कहकर वो आयान के गले लग गई। आयान उसका सर सहलाते हुए बोला, उठ गई मेरी छोटी। आयान चारों तरफ देखते हुए बोला, वैसे दादी नहीं दिख रही कहीं? मालिनी जी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा तेरी दादी तो मंदिर गई है, बस अभी आती होंगी। आयान बोला, तो ठीक है माँ मैं चलता हूँ। और फिर वो संजू की तरफ देखकर बोला, अगर कोई दिक्कत हो तो एक फोन कर देना, ठीक है? संजू ने एक इनोसेंट बच्चे की तरह अपना सर हिला दिया। फिर आयान वहां से चला गया और संजू भी अपना नाश्ता करके अपने कॉलेज के लिए निकल गई। शाम को संजू कॉलेज के बाद अपनी फ्रेंड टीना को उसके घर तक छोड़ने गई। टीना की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और उसका घर सुनसान इलाके से होकर गुजरता था। वो अपनी फ्रेंड के घर से निकल गई थी और रास्ते पर जल्दी जल्दी चल रही थी। उस सुनसान इलाके पर संजू को दूर दूर तक कोई टैक्सी नहीं मिली। वो थोड़ी दूर सड़क पर आ गई थी और ऑटो और टैक्सी का इंतजार कर रही थी। संजू खुद से बोली, यार अब ये टैक्सी कब मिलेगी? मम्मी के भी कॉल आ रहे हैं और रात भी होने वाली है, लेकिन यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तभी उसके पास 2 बाइक्स तेजी से होकर गुजरी। उस पर आवारा मवाली लड़के बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक बोला, भाई जल्दी से गाड़ी रोक,
वो कुछ दूरी पर अपनी बाइक रोक दी है और उनमें से एक बोला, क्या हुआ तुझे? दूसरा लड़का बोला, भाई जरा पीछे देख, क्या मस्त लड़की खड़ी है, वो भी अकेले, और आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। सब लड़के पीछे मुड़े, तभी उनमें से एक हंसते हुए बोला, हाँ भाई, लगता है आज की रात बड़ी रंगीन गुजरेगी। उस लड़के की बात सुनकर सब हंसने लगे। उस लड़के ने अपनी बाइक वापस संजू की ओर मोड़ दी। वहीं संजू ने उनकी हरकत देख ली थी। वो समझ गई थी कि आगे क्या होने वाला है। वो अंदर से बहुत घबरा गई थी। जब संजू ने उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। घबराहट के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वो फोन पर अपने डैड को कॉल मिलाने लगी कि उसका फोन एकदम से बंद हो गया। ये देखकर संजू की हालत और खराब हो गई। वो बार बार फोन को चालू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी देर में वो लड़के उसके आसपास आकर अपनी बाइक रोक देते हैं। वो उतरकर उसके आसपास आ गए। संजू वहां से आगे की ओर तेज तेज चलने लगी और अपने आसपास देखने लगी कि काश कोई मिल जाए। वहीं वो लड़के भी संजू के पीछे पीछे जाने लगे। तभी उनमें से एक लड़का भागते हुए एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। संजू घबराहट के मारे थोड़ा पीछे हो गई। वो लड़का उससे बोला, मैडम, लगता है आपको अभी तक टैक्सी नहीं मिली, हमारे साथ आ जाओ, छोड़ देते हैं आपको और रास्ते में एंजॉय भी कर लेंगे। ये कहते हुए वो हंसने लगा और बाकी तीनों लड़के भी संजू के पीछे खड़े हो गए। क्या करेगी अब संजू? क्या वो खुद को उन लफंगों से बचा पाएगी? और क्या आयान के वापस घर आने पर यश सिंघानिया खुश नहीं हुए? आखिर क्यों उन्होंने आयान को अपने गले से नहीं लगाया और आयान परेशान क्यों दिख रहा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। संजू ने इस वक्त वो मवाली लड़के संजू के पास आ गए। वहीं संजू ने इस वक्त जीन्स रेड कलर का फुल स्लीव टॉप पहन रखा था। उसने अपनी आंखों पर अपना गोल वाला चश्मा लगा रखा था। उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे। वो लड़के उसे ऊपर से लेकर नीचे तक हवस भरी नजरों से घूरे जा रहे थे। संजू कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं भैया, मैं अपने आप चली जाऊंगी, मुझे यहाँ से जाने दो। दूसरा लड़का बोला, अरे अब तो तुमने भैया भी बोल दिया, तो चल, तुझे तो अब हम ही छोड़ेंगे। ये कहते हुए उन लड़कों ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। इससे संजू को बहुत गुस्सा आ गया तो उसने दूसरे हाथ से उस लड़के के गाल पर जोर का थप्पड़ मार दिया। गाल पर थप्पड़ पड़ते ही उसका हाथ उस लड़के के हाथ से छूट गया। तभी दूसरा लड़का पीछे से उसके बालों को खींचते हुए बोला, क्यों रे, हमारे दोस्त को थप्पड़ मारेगी? हम देख तू मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहते हुए उसने उसके गाल पर खींच कर एक थप्पड़ मार दिया। संजू संभल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। उसका चश्मा भी टूटकर नीचे गिर गया। ये देखकर संजू की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस लड़के को संजू ने थप्पड़ मारा था उसने उसके पास बैठकर उसके पैर पकड़ लिए। संजू उससे अपने पैर छुड़ाने लगी।